हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम कहो ये अंदाजे गुफ्तगू क्या है। आयुष्य पर कहीं पर इसको गिरफ्तार नहीं पकड़ी नहीं गोली हाना आटा अपने वहां सोनिए बोलो तुम हिंदू हो कि मुसलमान, मैं आधा मुसलमान हूँ आधा नहीं। आधा क्यों नहीं हो, मैं शोर नहीं खाता हूँ, शराब पीता हूँ, मैंने गोली खाना पड़ता जो ये है। शायद हम ऐसी बज़्म के लायक न थे मगर ज़र्रे को आपका सुन्दर छ यो जीवन भन्दै थियो एउटा अर्कोले चाहिँ खरानीर अङ्गार क्या बात कति पहाड तराई पहिचान राख्छ, हिमाल मेरै सिरान राख्छ। सभ्यताको टुट्यो डोरी फुत्कियो खै कसो गरी, आफ्नै अहिन थियो सारा चिप्लियो खै कसो गरी। आयो निर्दयी मेरै कलेजीमा चिमोटेर निवाके पिराई जवानी शराब में हो गई ये जिंदगी पानी शराब। के साथ गवाह था मेरी बेगुनाही का और अदालत की तारीफ अमारस की मुकर्रर। क्या बात सम्पूर्ण आत्मीय श्रद्धेय आदरणीय मित्रहरूमा आफ्नो उपासकहरूमा शरद कुमार को व्यक्तित्व अभिनन्दन गरौँ। मिर्जागारीको नाम नथा पाउनुको वास्तवमा मैले मिर्जागारीलाई हामीले कसरी देख्यौँ, हामीले केही किताबहरू पढ्नु होला, केही पङ्क्तिहरू उच्चारण गर्यौँ, कसरी गाएको सुन्नु होला। तर वास्तवमा गजल भन्दा साथै हाम्रो मनमा मिर्जागारीको तस्विर आउँछ। हामीले त्यसलाई गजल भन्छौँ, उसलाई भित्रबाट आँखा चिप्प गरेर ध्यान गरेर हेर्ने हुन्छ। मिर्जागारीको प्रतिमा अत्यन्त श्रद्धेय छ, ओजस्वी छ, किनभने गाली भनेको अर्थ नै हो विजय, जसले आफ्नो काव्यले संसारलाई
अक्टोबर 27 तारिकको आज हामी उहाँ एक दिन गएको छ। आजको दिन हामी उहाँलाई सम्झँदैछौँ र यो प्रेमको श्रद्धाको यात्रामा सहयात्री हुन टाढा टाढादेखि अत्यन्त हृदयले भावनाले स्नेहले प्रेमले आउनुभएको हजुरहरू सबैलाई म फेरि पनि हृदयदेखि स्वागत अहिले म देख्दैछु हामी केही व्यक्तिहरू त्यहाँ आइसकेका छन् धेरै तर केही नवीन व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ नयाँ चेहरा छ जो पहिलोपल्ट रिडर सभा आउनु भएको छ। यो रिडर साहब हामीहरूले बडो प्रेमले खुसीले काव्यको लागि किताबको लागि पढ्न र लेख्न मन पराउने अलिकति बौद्धिकतामा आउन चाहने व्यक्तित्वहरूको लागि निर्माण गरिएको एउटा सानो म्याखाना हो र यो म्याखानाकी सञ्चालिका संरक्षिका हामीसँग हुनुहुन्छ वन्दना हरियाल। म उहाँलाई अगाडि बोलाउँछु। सबैले स्वागत वन्दना हरियाल। सबैजनामा नमस्कार। म चाहिँ वन्दना हरियाल, यस लिडर्स सञ्चालिका अनि हजुरहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। धन्यवाद। आजको कार्यक्रमको सबभन्दा पहिले सुरुवात गरौँ। कार्यक्रमको अध्यक्षताका लागि म उर्दू एकाडेमीका अध्यक्ष हाम्रो प्रिय इम्तियाज गोपालाई स्वागत गर्छु। र यसै गरी आजको यो गरिमामय कार्यक्रममा प्रमुख आतिथ्य ग्रहण गर्नुहुनुका लागि बहुमुखी प्रतिभाका धनी र कवि गालिबका अत्यन्त प्रेमी प्रकाश राई विशाललाई म अनुरोध गर्छु। र आज यो सानो तर अत्यन्त विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको सभा छ। हाम्रो सामु अत्यन्त वरिष्ठ पत्रकार काव्य प्रेमी शेखर खगेल हुनुहुन्छ। म उहाँलाई स्वागत गर्दछु। वरिष्ठ पत्रकार राजेश खनाल जो गजलको लागि समर्पित हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गर्दछु। त्यसै गरी प्रकाश साहबले विक्रम भक्त जोशी जो हुनुहुन्छ, उहाँलाई हृदयदेखि स्वागत। र हाम्रो अत्यन्त सम्मान्य काव्यका साधक काव्य उपासक कैलाश सिंह कर्पूरी हुनुहुन्छ, उहाँलाई हृदयदेखि स्वागत। र यसै गरी यहाँ सुभाष चन्द्र ढुङ्गेलजी हुनुहुन्छ, प्रसिद्ध गीतकार, उहाँ आउनुभएको छ, उहाँलाई स्वागत छ। वरिष्ठ पत्रकार भाषाविद शरदचन्द्र बस्ती, गजलकार गीतकार त्यसै गरी रमेश रसिक पौडेल, यसै गरी हाम्रो मनोज राज सुवेदी, सबै भाग्यमानी सौभाग्यशाली हुनुहुन्छ, उहाँलाई हृदयदेखि स्वागत। मन्दिरा मधुश्री आउनु भएको छ, शान्ति आउनु भएको छ, रिस्मा आएकी छन्, धेरै हृदयदेखि दीक्षा अधिकारी दीक्षाजी आउनु भएको छ, उहाँलाई स्वागत। र हाम्रो सविताजी है सबैलाई हृदयदेखि स्वागत गर्दै अब कार्यक्रमलाई सुरुवात गर्नका निमित्त उहाँ साहबलाई प्रकाश साहबलाई अनुरोध गर्दछु। सम्मा रोशन करके आप प्लिज। आजको गालिबलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्ने यस कार्यक्रममा म सबभन्दा पहिले उर्दू एकाडेमीका अध्यक्ष इम्तियाज गोपाल साहबलाई हृदयदेखि अनुरोध गर्दछु। महाकवि गालिबको बारेमा उहाँको अनुभूति र कस्तो महाकवि हुनुहुन्थ्यो, उहाँका काव्यमा के कस्तो सौन्दर्य र विकास पाइन्छ, यी सबै कुराहरूको बारेमा दुई शब्दको लागि म अनुरोध गर्दछु। र यसै बिचमा हाम्रा रमेश सर अगाडि आउनु, रवि प्राञ्जल सर आउनु भएको छ, उहाँलाई स्वागत छ। करोड थापा आउनु भएको छ, उहाँलाई स्वागत गरिरहेको छ। तमाम अहले महफिल को मेरा सलाम। हर एक बरस की तरह इस दफा भी जश्न गालिब यौम गालिब उनकी याद में एक मुनाफिदा प्रोग्राम जितने भी हुए हैं, तमाम तर जो प्रोग्राम
अभी तक हो पाया है, जो मेरे जहन में है, वो सब प्रोफेसर डॉक्टर सनत कुमार मिस्त्री साहब, डॉक्टर कृष्ण जगराना साहब और प्रकाश साइनी साहब की बदौलत ही हो पाया है। बाकी हम लोगों की बस ये कोशिशें रही है कि प्रोग्राम किसी तरह जो इन्होंने मुनाकिद किया है वो कामयाब हो जाए। बस मिर्जा गालिब की शख्सियत के बारे में और उनकी शायरी के बारे में कोई बात अगर कही जाए तो यूं है कि जैसे सूरज को चिराग दिखाना हो, दिया दिखाना हो। लेकिन ये मौका हमें नसीब हुआ है तो हमें उन्हें को याद करना चाहिए, उनसे कुछ सबक हासिल भी करना चाहिए। एक ऐसा अदीब, एक ऐसा साहित्यकार जो अच्छे और बड़े घराने में पैदा होता है और एक अच्छे और बड़े घराने में शादी भी होती है, लेकिन हमेशा मालिक तंगी रही उनकी जिंदगी में, लेकिन उसके बावजूद उनकी शायरी में किसी तरह का असर ना, किसी तरह से मुतासिर नहीं हुई शायरी। और उनकी शायरी में देखें जो एक सानहा बार बार कहा गया है, एक हादसा, एक शेर है कि एक गजल का मतलब यूं है कि हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तू लफ्ज तो हंसते हो। क्योंकि उस वक्त जो जात के हजाम थे ज़ौक़ साहब, वो दरबारिया शायर थे, उस्ताद शायर थे, और उनमें एक बड़ी ऐंठन सी थी, ऐंठ के चलते हैं ना, बड़ी ऐंठन थी। वो जो इक्का पे चलते थे तांगे पे, और गालिब साहब कहाँ फटे हाल में रहते थे, पसीने से तरबतर होते थे और माली तंगी तो रहती थी। होता यह है कि जो लोग कसीदा लिखते हैं, लोगों की तारीफ में लिखते हैं, अपनी राइटिंग स्किल को बहुत कमर्शियल बना देते हैं। खैर इसमें बुराई नहीं है, लेकिन जो लोग इस तरह से लिखते हैं, दूसरों की बुराई बयान करते हैं, फलसफा नहीं होता है उनकी शायरी में। तो वो लोग किसी की बुराई बयान करते हैं और वो भी उनके मुताबिक, जैसा कि उनको कहा गया। तो मिर्जा नौशा से बुला दिया है कि ज्वाई साहब, जैसे हम लोग कहते हैं ना ज्वाई साहब, हमारे टोल में भी ज्वाई साहब होते, सब भी ज्वाई साहब। इसी तरह मिर्जा नौशा का एक मकाम था, मिर्जा नौशा ज्वाई साहब की तरह। तो मिर्जा नौशा को में वो जो खुशामद पसंद थी उनपे बहुत ज़्यादा, जो लोगों में खुशामद पसंदी ज़्यादा थी, तो मिर्जा नौशा में वो चीज़ें नहीं, क्योंकि उनको पता है कि मेरी कलम में कितना जोर है, मेरी सोच कहाँ तक पहुँचती है, मेरे फलसफे क्या है। तो जब इक्का से जा रहे थे, बहुत ऐंठ के बैठे हुए थे इक्का पे, टांगे पे, तो इन्होंने कहा, देख के उनको एक फिक्रा, एक मतलब कहा कि हर एक बात पे कहते हो तो। वो शेर कुछ यूं था कि हुआ है शह का मुसाहिब, फिरे है इतराता। तो शह का मतलब होता है शाह, बादशाह, और मुसाहिब का मतलब हो गया साथी, गुलामी करने वाला, चाकरी करने वाला, यानी पीछे पीछे घूमने वाला, चमचे की तरह। तो बना है शह का मुसाहिब, फिरे है इतराता। इतना कहा तो उनको बहुत बुरा लगा और उन्होंने जाके जिक्र किया वहाँ बादशाह के पास। उन्होंने कहा कि बस बुलाओ उनको दरबार में, ज़रा देखें उनकी भी क्या हैसियत है। हमारे उस्ताद, चूँकि उस वक्त जो है बादशाह जफर भी शायरी करते थे और उनके उस्ताद से ज़ौक़ इब्राहिम, तो उनको बुलाया गया मिर्ज़ा गालिब को। मिर्ज़ा गालिब चौंक है भाई, मुझे से लोगों को फिर दरबार में बुलाने की क्या जरूरत पड़ गई। तो उन्होंने कहा कि वो जो आपने एक फिक्रा कसा था वो क्या था, उसके बारे में उनकी खिंचाई होनी थी और पूरी टीम उनके पीछे, जो मजलिस में निशस्त कहते हैं उसको, उस निशस्त में पूरी टीम बैठी थी उनके खिलाफ। तो उन्होंने निकाला कमर से एक बार पर्ची निकाली और उन्होंने पढ़ना शुरू किया। क्या मोहतरम पूरी गज़ल ही सुन लें आप, वो मतलब क्या सुनना है, फिक्रा क्या सुनना है। तो वो शेर, वो गज़ल कुछ यूँ था कि हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। क्योंकि शायरों में एक बड़ी बात होती है, किसी को तू तड़ाक से बात नहीं करते। एक तो जुबान की
फसाहत होनी चाहिए, बलागत होनी चाहिए। अब मिर्जा गालिब को देखेंगे तो इस बात पे मैं जरा एक दो बात की और वजाहत कर दूंगा। अब मिर्जा गालिब की बहुत सारी किताबें भी ये किताबें, लेकिन अगर आप उनमें गलतियां तलाश करेंगे तो नहीं मिलेंगी। जुबान की गलती नहीं है, फलसफे में भी कोई गलती नहीं है, कोई भी फलसफा कहीं से जाके टकरा जाता हो ऐसा भी नहीं है। जिंदगी के फलसफे हैं, जीने के कई फलसफे हैं। और आप देखेंगे कि जुबान में भी दुरुस्ती है, और जुबान जहाँ पे स्त्रीलिंग का इस्तेमाल होना चाहिए वहाँ स्त्रीलिंग ही है, जहाँ बहुवचन का इस्तेमाल होना चाहिए वहाँ बहुवचन ही है। और यहाँ तक कि बहर में भी कोई गलती नहीं है, बहर में भी दुरुस्त, और ख्याल भी नहीं टकराती किसी के, तो ख्याल में भी अनोखापन था। तो मैं कहना ये चाह रहा था कि इतना दुरुस्त जुबान और इतना तमाम चीजें, क्योंकि वहां पे उन्होंने कहा कि हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तो तू तरह की जुबान जो अदीब होते हैं वो इस्तेमाल नहीं करता है कि हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो ये अंदाजे गुफ्तगू क्या है। और चिपक रहा है बदन पर लहू से पैराहन, चिपक रहा है बदन से, चिपक रहा है बदन से, बदन पर लहू से पैराहन, हमारे जेब को अब हाजते रफू क्या है। और फिर उन्होंने आखिरी में वो शेर, वो मक्ते का शेर उन्होंने पढ़ा है कि ये गजल तो बड़ी लंबी है, मैं आपको चूंकि और भी बात मुझे करनी है तो मैं गजल के चंद जो चुनिंदा अशार वो पढ़ूं कि हुआ है शह का मुसाहिब फिरे है इतराता। तो सबको समझ में आ गया, ये फिक्रा तो मुझ पे कसा गया था और पकड़े गए गालिब साहब। तो फिर गालिब साहब ने वहां पे यूं कहा है कि हुआ है शह का मुसाहिब फिरे है इतराता, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। तो अब इतना शेर पढ़ने के बाद समझ में आ गया कि बात किसको कहनी थी, कह भी दिए, और अपना नाम, किसी का नाम लिए बगैर अपने नाम का इस्तेमाल करके तमाम बातें कह दी, और जो पर्ची उनके हाथ में थी उसको वहीं पे छोड़ के चले गए। तो बाद में लोगों ने देखा कि इस पर्ची में है क्या, पूरी गजल जरा देख तो नहीं मामला क्या है। जो देखा उस पर्ची में कुछ नहीं था। और ये जो तमाम गजल, पूरी मुकम्मल गजल जिसमें मेरे ख्याल से 7-8 अशार से ज्यादा अशार थे, वो फिलबदिया कहे गए थे यूं ही। मतलब उसके अंदर कितनी कैपेसिटी थी और क्या अंदाज था। खैर ये बातें तो हो गई। आंसू कवि बोलते हैं जी जी जी, आंसू कवि तुरंत फिलबदिया जो अशार होते हैं। एक दो बातें मैं आपके सामने और भी रख दूं कि एक किताब है तज़किरा गौसिया। उस किताब, अच्छा गालिब में यही नहीं है कि कोई अगर बहुत सर चढ़ रहा हो तो उसको बहुत ही खामोशी से और बहुत अदबी अंदाज में उसको सर से उतारा भी जाए, बल्कि उन्होंने दिल तोड़ने वाला भी काम नहीं किया है। तज़किरा गौसिया लखनऊ में से छपी हुई किताब है जिसमें एक सानिया का जिक्र है। उस वक्त एक किताब छपी थी फसानाए अजाइब। फसानाए अजाइब में की बड़ी धूम थी उस वक्त। तो उसके मुसन्निफ थे, जरा आँख भी कमजोर हो गई है मिर्जा रजब अली बेग साहब उसके मुसन्निफ थे। तो मिर्जा रजब अली बेग साहब दिल्ली तशरीफ लाए और मिर्जा गालिब से मुलाकात हुई। तो मिर्जा गालिब से जब उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने पूछा कि फसी उर्दू की कोई किताब बताएं। तो उन्होंने कहा कि चहार दरवेश, उस वक्त की बहुत मशहूर किताब थी। उन्होंने कहा चहार दरवेश। तो उनको लगा कि मेरी किताब का भी जिक्र आएगा, क्योंकि उस वक्त उनकी किताब की बड़ी धूम मची हुई थी। और जबकि मिर्जा नौसा से उनकी अच्छे से पहचान नहीं हो पाई थी, तो उन्होंने पूछा कि अपनी किताब के बारे में फसानाए अजाइब का क्या है। तो उन्होंने कहा भाई तुकबंदी है। उन्होंने कहा कि तुकबंदी है और कुछ भी नहीं, किसी तरह से उन्होंने कहा। तो वो साहब बड़े निराश हो गए, चूंकि थे वो भी मुसन्निफ, अच्छे राइटर थे। फिर थोड़ी देर के बाद पता चला मिर्जा साहब को, अरे भाई उस किताब के मुसन्निफ राइटर तो वही हैं।
तो जो भी हो राइटर है, अच्छे राइटर है, लेकिन वो फसीह उतनी उर्दू नहीं थी, जुबान में उतनी गालिब की बराबरी तो थी नहीं उसमें। लेकिन गालिब ने उनसे ये कहा कि मैंने आपकी किताब पढ़ी नहीं है, ज़रा सी पढ़ी थी, मैं पूरी किताब में पढ़ के 2 दिनों के बाद फिर मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि मैंने आपकी पूरी किताब पढ़ी है, आपकी किताब वाकई बहुत अच्छी है, और उनकी दावत की, अपने घर पे बुलाया, अपने घर पे बुलाया और घर पे बुला के उनकी हौसला अफजाई की। तो गालिब ने दिल तोड़ने वाला कभी काम नहीं किया, यहाँ तक कि उनका जो आखिरी वक्त रहा है, उस वक्त शायरों के यहाँ बड़ी आम बात थी कि लोग अपने मरने की तारीख बताते थे। मिर्जा गालिब भी अपने मरने की तारीख बताया करते थे। तो दोस्तों ने कहा कि ये तारीख अगर गलत निकली तो क्या होगा? तो मिर्जा नौशाद फरमाते हैं कि अगर ये तारीख गलत निकली तो मैं अपना सर फोड़ के मर जाऊंगा। और आजकल तो की बात अगर से मैं करूं तो मिर्जा गालिब के नाम से कई अशआर हैं जो बहुत ही मशहूर हो रहे हैं। जैसे वो हमने सुना होगा कि उम्र भर गालिब एक भूल करता रहा, भूल चीजें में थी, आईना साफ करता, जबकि ये गालिब का शेर नहीं है, जबकि ये गालिब का शेर नहीं है। और ऐसा नहीं है कि उस दौर में भी गालिब के नाम से, चूंकि गालिब जब उस दौर में मशहूर हुए, उस दौर में भी गालिब के नाम से लोग शेर मंसूब कर देते थे। ये तो आज गालिब हमारे बीच नहीं है, उनकी गजलें हैं, उनके अशार हैं हमारे पास, तो आज उनके नाम से तो छेड़खानी हो रही है। लेकिन जिस वक्त गालिब हयात से थे, जिंदा थे, उस वक्त भी गालिब के को एक साहब आए और उनको गालिब को बताया उन्होंने कि असद इस जफा में भी तूने वफा की, असद इस जफा में भी तूने वफा की, मेरे शेर रहमत खुदा की। तो मिर्जा गालिब को आगे सुनाया तो उन्होंने कहा ये शेर कैसा है? तो उन्होंने कहा कि अगर ये शेर मेरा है तो लानत खुदा की, और अगर शेर ये किसी और असद का है तो रहमत खुदा की। यानी कि उन्होंने एक अपना म्यार, एक अपना स्टेटस बना रखा था और वो अपने बारे में जानते थे कि मैं क्या हूँ। उनको अपनी कीमत, अपनी हैसियत का पता था। उन्होंने कहा कि अगर ये शेर मेरा है, शेर बराबर है, वजन में बराबर है शेर, अगर ये शेर मेरा है तो लानत खुदा की, मतलब मेरे ऊपर लानत हो, और किसी और का है तो रहमत खुदा की। बहुत बढ़िया दिला तो मतलब मैं तो ऐसा नहीं लिख सकता, उनका तो एक अंदाज है। उनके बारे में एक और बात जो मेरे जहन में आई है कुछ दिनों पहले, कि बहुत पहले मैंने पढ़ा था कि उनके उस्ताद के बारे में मैंने एक प्रोग्राम में जिक्र भी किया था, लेकिन उनके वो उस्ताद नहीं थे, अच्छे दोस्त थे। और बाज़ औक़ात यूँ भी होता है कि हम लोग दोस्त होते हैं और अपनी गज़लें, अपना कलाम दोस्तों को दिखाते हैं, जिनको आपसे मोहब्बत है, जिनको आप पाते हैं कि इनके अंदर तरमीम की गुंजाइश है, जिनके अंदर समझने की सलाहियत है, अपनी बराबरी के समझते हैं। उस वक्त के अल्लामा थे फजल हक खैराबादी, और फजल हक खैराबादी को उन्होंने अपनी जो गज़लें थी वो गज़लें उन तक भिजवाई। और फजल हक खैराबादी ने बहुत सारे अशार, बहुत सारी गज़लों को उन्होंने कहा कि इस किताब में न छापा। और वो उनमें से जो बहुत सारी गज़लें हैं, जो लखनऊ में भी कुछ हैं, कुछ रामपुर के नवाबों ने एक एक अशार को जो जमा करके रखा हुआ है। और जो फजल हक खैराबादी थे वो भी बहुत काबिल आदमी थे। फजल हक खैराबादी के बारे में मैं आपको बता दूं कि फजल हक खैराबादी साहब जो थे, हमारे बॉलीवुड के सॉन्ग जावेद अख्तर साहब के दादा के दादा थे। यानी कि दादा से मुराद हो गया हजूर बागो, बूढ़ो हजूर बाग। तो उनमें अच्छा, वो फजल हक खैराबादी भी अवध के बैरिस्टर रह चुके थे। और फजल हक खैराबादी के बारे में यह है कि अंग्रेज़ों ने उनको कैद कर लिया था, उनके खिलाफ किसी मुहिम में शामिल थे और काला पानी की सज़ा हुई थी और उनकी कब्र वहीं है। तो
अच्छा, उनकी गजल में से जो कुछ अशार हटा दिए गए थे, उनका एक शेर ये है कि है कहाँ तमन्ना का दूसरा कदम यार, है कहाँ तमन्ना का दूसरा कदम यार, हमने दस्ते इम्का को एक सिपा पाया। मतलब इंसानी सोच जो है तमन्ना से कितना दूर है, मतलब सिर्फ एक कदम। और भी कई माने इसके निकलते हैं, लेकिन इतने अच्छे अशार को भी हटा दिया गया। मतलब देखने वाली बात यह है कि उस वक्त भी जितने बड़े शोरा थे उनके यहाँ उस्ताद या इस्लाह की गुंजाइश रहती थी। अगर जुबान की कहीं दुरुस्तगी ना हो, या फिर उस्ताद हमें यह भी कहता है, बाज़ औक़ात यूं होता है कि हमारी गज़लें बहुत अच्छी होती हैं, आप देखेंगे तो जुबान दुरुस्त होता है, भाषा की कोई गलती नहीं होती है, आप देखेंगे बहर की भी कोई गलती नहीं होती है, लेकिन होता यह है कि आपके मिजाज के, आपके पर्सनालिटी के मुताबिक नहीं होती है। आप जितनी अच्छी गज़लें कह रहे हैं, कभी कभी बहुत हल्की गज़ल भी कह देते हैं, तो उस्ताद जो होते हैं या फिर आपके जो खैरखा होते हैं वो कहते हैं कि ये गज़ल आपकी पर्सनालिटी को सूट नहीं। और ये शायद यही वजह रही होगी, क्योंकि फजला खैराबादी उनके खैरखा थे, उनके अपने थे, उनका भला सोचने वाले थे, और यही वजह रही होगी कि फजला खैराबादी जैसे लोग उनका भला चाहने वाले और सचमुच अच्छे अदीब रहे होंगे। उन्होंने कुछ गज़लों को कहा हुआ कि ये आपकी शख्सियत को मजरूह करती है, कमज़ोर करती है, लिहाजा इन गज़लों को रहने दें, कभी और देखेंगे। और यही वजह है कि मिर्ज़ा गालिब की जो गज़लें हम तक आई हैं, जो अशार हम तक आए हैं, वो बहुत चुने हुए। और इवन मैं आपको एक और बात बता दूं कि मिर्ज़ा गालिब ने की किताब आने से पहले दोबारा कई अशार में तब्दीली आई। ये गुलजार साहब के भी इंटरव्यू में हमने सुना, जावेद अख्तर साहब के भी इंटरव्यू में, और भी कई किताबें हैं जिनमें हमने पढ़ा कि उनको उन्होंने जब पाया कि अशार में दुरुस्तगी की ज़रूरी है, ख्याल में ज़रा सी तब्दीली की ज़रूरी है, तो उन्होंने किया। बाज़ औक़ात हमारे साथ यह हड़बड़ी रहती है कि हम 15 किताबों के मुसन्निफ़ हैं, 20 किताबों के मुसन्निफ़ हैं। हमें ये सोचना चाहिए, हम एक ही किताब अगर से लिखते हैं या 2 ही किताब लिखते हैं या 4 ही किताब लिखते हैं, किताब ऐसी हो जो गलतियों से कम पाक हो, और किताब ऐसी हो जिसको पढ़ के सीखने का मौका मिले, ना कि उसमें गलतियां निकालने का मौका मिले। बहुत बहुत शुक्रिया। हृदय व्यक्ति ने हार्दिक साधुवाद। इम्तियाज बहार साहबले बडा गहिरोसँग गालिबको व्यक्तित्वमाथि, कवित्वमाथि र गजल कस्तो हुनुपर्छ यस्ता कुराहरू भन्नुभयो जो हामी आम पाठकहरूलाई, श्रोताहरूलाई थाहा हुन्छ। यति गहिरो अध्ययन, गालिबको बारेमा यति गहिरो अभिव्यक्तिका लागि हृदयदेखि नै इम्तियाज बहार साहबलाई हार्दिक अभिनन्दन व्यक्त गर्दछु। यसपछि गजलको अत्यन्त गम्भीर ज्ञाता र त्यति मात्र नभएर गीत, सङ्गीत, कविता, फिल्म हरेक क्षेत्रको अत्यन्त गहिरा अध्ययनका, आफूलाई कवि भनेर रुचाउने र गालिबलाई अत्यन्त श्रद्धा गर्ने व्यक्तित्व हुनुहुन्छ प्रकाश सामी। उहाँलाई स्वागत गर्दछु। गालिबको बारेमा सबैलाई नमस्कार, सबैलाई हार्दिक स्वागत। यो गालिबको जन्म जयन्ती मनाउने क्रम हामीले ईस्वी सन् 2011बाट सुरु गर्यौँ, पुतली सडकको एउटा सङ्गीत विद्यालयबाट, र त्यसपछि वर्षै नै हामीले कहीँ न कहीँ यो कार्यक्रम मनाउँदै आएका छौँ, गर्दै आएका छौँ। गालिबको बारेमा नेपाली साहित्यमा गालिबलाई चिनाउने श्रेय चाहिँ पहिले मोतीराम भट्टको समयमा अलिअलि चर्चा भयो, र पछि आएर रूपरेखा पत्रिका मार्फत देवेन्द्रराज उपाध्यायले यसको नेपाली अनुवाद गरेपछि गालिब नेपाली पाठकहरूमा लोकप्रिय भयो। तर गालिबका बारेमा अहिले हाम्रो इम्तियाज बहार साहबले जति कुरा भन्नुभयो, ती कुरा बाहेक पनि कयौँ कुराहरू हामीलाई आज उहाँले भन्दा धेरै नयाँ लाग्छ। जस्तो यहाँ खैराबादीको कुरा आयो, गालिबको आफ्नो मामा जसले उहाँले पालन पोषण गर्नुभयो, उहाँको चर्चा आउँछ।
गालिबको लेखनको जुन युग छ सबैभन्दा धेरै प्रतिस्पर्धाको युग थियो। त्यति बेला इब्राहिम जोग, मोमिन खान, अनि त्यसपछि आएर गालिबकै समकालीन स्रष्टाहरूमा पनि जस्तो चाहिँ जोगका अनुयायीहरू, यी धेरैको एउटा कारणले पनि त्यति बेलाको यो उर्दू भाषा सशक्त हुनु भयो। यद्यपि गालिब आफ्नो लेखनको उहाँको सुरुवात चाहिँ पर्सियन भाषाबाट भयो। उहाँको पहिला त उहाँले पारसीमै लेख्नु भयो, उहाँका धेरै पुस्तकहरू त्यसरी नै प्रकाशित भयो। तर जब उहाँले उर्दूमा लेख्न थाल्नुभयो, उहाँको आफ्नो वासस्थान भारत भयो, त्यसपछिको उहाँको लेखनको जुन दरमियान फैलियो, एउटा युग जस्तो बन्यो। जस्तो उहाँको लेखनको समयमा जति पनि घटनाहरू आए, ती गजल बाहेक ती घटनाहरू त्यतिकै महत्त्वपूर्ण छ। चाहे गालिबले खाने आँपको कुरा होस्, चाहे गालिबले आँप खाँदै गर्दा हिँड्दै गरेको गधाको कुरा होस्, चाहे वो बादशाहको दरबारमा गालिबले शेर सुनाउँदाखेरि उहाँको शेरमाथि एकदम भारी भयो भनेर टिप्पणी गरियो, उहाँले मैले कुल्ली लिएर आएको छैन, कुल्ली बोलाइदिनुहोस् भन्नुभयो। धेरै कुराहरू गालिबका जीवनका रोचक पक्ष। तर अहिले पनि हामीले बुझ्दा पूर्वीय साहित्यमा गालिबको जुन उचाइ छ, अध्ययनका क्रममा रविन्द्रनाथ टैगोर त्यसपछि आउनुहुन्छ। पश्चिमका साहित्यकारहरूले गालिबलाई जतिको अध्ययन अरू साहित्यकारले गरे, जस्तो उनीहरूले लेख्दाखेरि पनि जर्ज इलियट अनि त्यसै गरी गेटेको तुलनामा गालिबको नाम राखेको पाइन्छ। र कुनै पूर्वीय साहित्यकारको त्यति धेरै चर्चा भएको पाइँदैन। एक ठाउँमा हिन्दी साहित्यकार कुँवर नारायणले के पनि लेख्नु भएको छ भने जीवनको आपद विपदमा जति गालिबका शेरहरू प्रासङ्गिक हुन्छन् त्यति शेक्सपियरको पंक्ति पनि हुँदैन। जुन अहिले बफा साहबले एउटा शेर भन्नुभयो जुन गालिबको होइन र पनि त्यो गालिबकै जस्तो भएर कपिराइट सुरक्षित भइसक्यो। त्यो योभन्दा अघिल्लो चुनावमा त हाम्रो रविन्द्र मिश्रको त नारै चुनावको नारै भएको थियो। त्यसले गर्दा राजनीतिज्ञहरू वा जस्तो ठुला पदमा पुगेका मान्छेहरू, मोदीले पनि कयौँ पटक आफूलाई आपद पर्दा गालिबको पंक्ति भनेर भनिदिनु भएको ठाउँ ठाउँमा। हाम्रो पहिला राजसभा स्थायी समितिको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो केशरबहादुर रायमाझी, उहाँ कुनै हिन्दी शेर उठाइदिनुहुन्थ्यो, गालिब हुनुहुन्थ्यो। गालिब हरेक स्रष्टाको लागि एउटा आपदमा चाहिने एउटा पात्र होइन। अब यहाँ रमाइलो प्रसङ्ग के छ भने प्रसिद्ध गजल गायक जगजित सिंह, जसको जीवनको पुनर्जन्म नै गालिबबाट भयो। जगजित सिंहले जब मिडल इस्टमा गएर गजल गाउनु भयो, रक्सीको गजल गाएर आउनुभयो, त्यसपछि त्यो देश र भारतको मित्रता दौत्य सम्बन्ध टुट्ला जस्तो भयो। त्यसपछि भारतले जगजित सिंहलाई आम ठाउँमा गजल गाउन प्रतिबन्ध लगाइयो। त्यति बेला मलाई लाग्छ जगजित सिंहको करियरमा कुनै पनि महत्त्वपूर्ण काम भएको थिएन, सिवाय एउटा भारतको एउटा टकिज मुभी थियो आलम आरा। आलम आरा जलेर ध्वस्त भएको थियो अनि आलम आराको सम्पूर्ण गीत जगजित सिंहले सङ्गीतबद्ध गरेर त्यसलाई डकुमेन्ट्री बनाइयो। त्यो एउटा काम बाहेक जगजित सिंहले अरू काम पाउनु भएको थिएन, उहाँ प्रतिबन्धित जस्तो हुनुभएको थियो। जब मिर्जा गालिब बनेपछि गुलजारले जगजित सिंहलाई सङ्गीतको निम्ति चुन्नुभयो। जगजित सिंहले सङ्गीत गरेपछि त्यो मिर्जा गालिब भन्ने सिरियल दूरदर्शनबाट प्रसारण भयो। दूरदर्शन त्यति बेला भास्कर घोष त्यसको निर्देशक हुनुहुन्थ्यो। त्यो थाहा हुँदै पनि जगजित सिंहको आवाज टेलिभिजनबाट गएपछि उहाँले त्यो प्रतिबन्ध हुनेबाट चाहिँ स्वीकार पाउनुभयो। एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा उहाँको जीवनमा भयो। र भारतबाट जब मिर्जा गालिब बन्यो त्यसपछि त्योभन्दा पहिले नै पाकिस्तानका गायकहरू उस्ताद बरकत अली खान, त्यसपछि फरिदा खानम, हमिदा परवीन, गुलाम अली, मेहदी हसन अनि हमिद अली, उहाँहरूले गालिब नामा भनेर त्यो बेला नै एउटा गुलजार के अरे गालिबको सम्पूर्ण गजलको प्रस्तुति गरिसकेको। अब त्यत्रो मुलुक दुईटा लडाइँ हुँदै गर्दा पनि दुईटैले गालिबलाई पूजा गर्थे, श्रद्धा गर्थे। एउटा रोचक पक्ष छ। अब यहाँ इम्तियाज अब्बास साहबले जुन इतिहास परम्परा गर्दै गर्नुहुँदा बहादुर शाह जफरको दरबारको जुन प्रिएम्बल थियो, त्यो बस्ने जुन सिटिङ पोजिसन हुन्थ्यो, 11 जनाको सिटिङ पोजिसन हुन्थ्यो। 9मा गालिब बस्नुहुन्थ्यो, 11 जनाको पोजिसनमा 11औंमा हाम्रो राजा पनि बस्ने मौका पाएको रहेछ होइन।
तर हाम्रो राजाले रक्सी खाने संस्कृति अरू चाहिँ लिएर आएको छ, तर गजल लेख्ने संस्कृति चाहिँ लिएर आएको छ। विक्रम सम्वत 1886 को राजा जो थिए उहाँको नाम उल्लेख छ त्यो कयौं गालीको किताबमा। त्यसले गर्दा सांस्कृतिक आदान प्रदानको क्रम त हाम्रो गालीको समयबाटै सुरु भएको रहेछ र पछि गएर हाम्रो पाल्पाको दरबार, ग्वालियरको दरबार, जयपुरको औधको राजाको दरबार, यी संस्कृति चल्दै आयो र गाली त्यसरी नै हामीसँग बितिँदै आएको हामीलाई महसुस हुन्छ र यो कार्यक्रम यसरी गरिँदै आएको र गाली मैले नयाँ पुस्तामा, जस्तो अहिले मैले हिजो पनि उहाँसँग कुरा गरेँ, भारतमै पनि नयाँ पुस्ताका गायिकाहरू प्रतिभा सिंह बघेल, त्यसै गरी गायत्री अशोकराज, गायत्री अशोकन, शोभराज, सुरेन्द्र ज्योति जस्ता कलाकारले गाइरहेका छन्। हामी कहाँ पनि बिस्तारै बिस्तारै नयाँ पुस्ताले गालीलाई गाउने परम्परा चलिरहेको छ। यो यसरी नै उहाँले सम्झिँदै गर्दा आज जसरी उहाँले जन्मदिनको कुरा गर्नुभयो, गालिबको जन्मको समय रातको समय मानिन्छ, मध्यरात निकै चुनौतीपूर्ण समयमा जन्मिनु भयो र गालिबको लेखनको समय पनि निकै चुनौतीपूर्ण समय थियो, किनभने त्यति बेला भारत एक किसिमले बेलायतको आक्रमणबाट असुरक्षित थियो। गालिब स्वयं पनि कयौं पटक त्यस्तो गिरफ्तार हुने, पक्रिने, गोली हान्न आँट्दा पनि उहाँलाई सोधिएको थियो, बोलो तुम हिंदू हो कि मुसलमान? भन्दा मैं आधा मुसलमान हूँ, आधा नहीं। आधा क्यों नहीं हो? मैं शोर नहीं खाता हूँ, शराब पीता भनेर उनले गोली खानाबाट जोगिएका। तसुरमा खान जो उहाँको जिजु बुवा, जो त्यति बेलाको लडाइँमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो, उहाँको कारणले पनि उहाँको पुरा परिवारलाई पेन्सनको हक थियो। त्यो पेन्सनको लागि उहाँले कयौं पटक लड्नु भयो। गजलमा पनि देखिन्छ, कर्ज पिते पिते धेरै कुराहरू अब हामी चर्चा गरि नै रहौँला र कार्यक्रमको सफलताको शुभकामना। कर्ज की पीते थे मैं और समझते थे कि हाँ रंग लाएगी हमारी भाका बस्ती। गजलको कुरा गर्दाखेरि यो एउटा बिन्दास व्यक्तित्व भनौँ, जो भित्रबाट एकदमै बलियो, आत्माभिमानी, स्वाभिमानी, जस्तो सुकै फटेहाल अवस्थामा पनि आत्मगौरवलाई कहिले पनि नछोड्ने त्यस्ता विजेता गालिब। गालिबलाई जब सम्झन्छौँ हाम्रो हृदय वास्तवमा एउटा ठुलो स्वाभिमानले, आनन्दले, काव्यको गौरवले भरिन्छ। र प्रकाश शाहले मिठो कुरा गर्नुभयो र उहाँसँग कुरा गरिरहँदा यति धेरै सन्दर्भहरू आउँदछन् कि कहाँ सुरु कहाँ खतम गर्नु, त्यसरी बिचैबाट आयो बिचैबाट र यो सन्दर्भ अगाडि पनि बढ्दै जाँदा प्रकाश शाहलाई हृदयदेखि नै म अभिनन्दन गर्दछु। र यो प्रकाश शाह यति प्रेम गर्नुहुन्छ कि यो पुस्तक दिवाली गाली उहाँले मलाई समर्पण गर्नुभएको हो। त्यसै गरी यो फैज शाहको किताब पनि उहाँले समर्पण हृदयदेखि र रिदा फाजली साहबको रचनाहरू फेरि आज उहाँले मलाई समर्पण गर्नुभएको छ, त्यसको लागि हृदयदेखि धन्यवाद दिन्छु। र यसै पुस्तकबाट प्रकाश शाह मलाई एउटा सानो सन्दर्भ उद्धृत गर्न मन लागेको छ। यो फैज साहबले गालीको बारेमा भनेको एउटा कुरा साह्रै लाग्दो कुरा रहेछ, त्यसको बारेमा म 2 शब्द केही बोल्न इजाजत चाहन्छु। फैज अहमद फैज साहब, जैसे कि सबको पता है कि बहुत बड़े शायर रह चुके हैं और बहुत ही सम्मानित व्यक्तित्व माने जाते हैं। हाँ, बहुत उच्चता का व्यक्तित्व माने जान्छ। अश्विनीजीबाट प्रेम रिपोर्ट गीतै हुन्छ, धेरै धन्यवाद। के भन्नुहुन्छ भने कवि की रचना तो बाकी रहती है, लेकिन उसका पारायण करने वाले लोग बदल जाते हैं। हिंदी में बड़ा ही अनुवाद करना, बहुत संभव है कि कवि की रचना उसके युग के लोग न समझे, लेकिन बाद में आने वाली पीढ़ियां उसी की रचनाओं को काव्य का परम उत्कर्ष समझे। गालिब को बारे में ठक ले, गालिब को ही ले लीजिए। गालिब को हम बहुत बड़ा कवि मानते हैं, लेकिन सुना है कि गालिब के युग में उनकी कोई चर्चा न थी और लोग उन्हें अंड-बंड रचना करने वाला मोहम्मल गो कहते। अगर कवि का उद्देश्य संप्रेषण या अपनी विषय वस्तु को दूसरों तक पहुंचाना है तो लोग भी सच्चे थे और हम भी सच्चे थे। और इस तरह संप्रेषण का कोई अंतिम मानदंड तो न रहा, उसका अदब कई तरीकों से दिया जाता है, जवाब कई तरीकों से दिया जाता है।
हाम्रो बिचमा प्रसिद्ध गायक दीपक खरेल सर। दीपक सर प्लिज अगाडि। दीपक सर अगाडि स्वागत सही बात। यहाँ प्रकाश साहब र प्रकाश साहब ये आज विशिष्ट अतिथि स्वागत गर्नु। स्वागत आप यहाँ अरे वाह, मैं यहाँ क्यों बैठूं अभी? नहीं आप बैठे। अरे दियो बाबु हामी अगाडि बढ्छौँ है त। गालिबको बारेमा कहिलेमा कहिले लेख्नु भएको अत्यन्त सान्दर्भिक विषय प्रश्न गर्नुभएको अहिले हजुरलाई हृदयदेखि स्वागत छ। प्रसिद्ध गायक दीपक खरेलज्यू हाम्रो विशिष्ट अतिथि आउनुभयो, हामीलाई अत्यन्त खुसी लागेको छ। गालिब को ही ले लीजिए, गालिब को हम बहुत बड़ा कवि मानते हैं, लेकिन सुना है कि गालिब के युग में उनकी कोई चर्चा न थी और लोग उन्हें खंड-बंड रचना करने वाला कहते थे। अगर कवि का उद्देश्य संप्रेषण या अपनी विषय वस्तु को दूसरों तक पहुंचाना है तो लोग भी सच्चे थे और हम भी सच्चे। और इस तरह संप्रेषण का कोई अंतिम मानदंड तो न रहा। इसका जवाब कई तरीकों से दिया जाता है। अव्वल तो यह बात ही गलत, बहुत फरमाइएगा, ध्यान देने को रखा। अव्वल तो यह बात ही गलत कि गालिब के जमाने में उनके कतरदान नहीं थे। गालिब को सराहने वालों को कि उस जमाने में भी कोई कमी न थी और गालिब को कोसने वाले आज भी मौजूद हैं। गालिब से लोगों को मतभेद इसकी विषय वस्तु के कारण नहीं, काव्यगत सैद्धांतिक दृष्टिकोण के कारण। आखिर नासिक की भी तो कद्र हुई और उस्ताद चौक का कलम भी तो ज्यादा सहज सरल नहीं है। मामला असल में यह है कि लोग शब्दालंकारों को ही शायरी का कमाल समझते थे। यो परंपरा वास्तव में पूर्वीय संस्कृत साहित्य में थे। शब्दालंकार बाहिरपट्टिको चमक दमकलाई नै पहिले काव्य मानिन्थ्यो। तर काव्यको जब परिपक्वता आउँदै गयो मानिसहरूले बुझे कि त्यो त बाहिरी आवरण मात्र रहेछ। काव्यको सौन्दर्यता रसमा छ, ध्वनिमा छ, अभिव्यक्तिमा छ, अभिव्यञ्जनमा छ। बस यही कुरा यहाँ परिचय अत्यंत गहिरो कुरा मैले पाएँ। मामला असल में यह था कि लोग शब्दालंकारों को शायरी का कमाल समझते थे त्यतिखेर। लेकिन गालिब इस रास्ते से हटकर विशेष रूप से भावनाओं का चित्रण करना चाहते थे। आज लोगों को यह चीज अधूरा सी मालूम हुई और उसकी कलात्मक महत्व का अंदाजा न कर सके। दूसरी बात यह है कि आजकल की गालिब की महत्व उसकी सरस सुबोध शेरों की वजह से कायम है, न कि मुश्किल शेरों की वजह से। गालिब ने तो कति लेखा छ 10 लाख किताब छ, यही छ दीवानी गालिब। त्यसबाट हामी 2-4 शेर हरेक ठाउँमा त्यही हुन्छ। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा सबैले पढेको छु भन्छ। भरे सोध्यो 2टा पंक्ति याद हुन्छ। मानिस ठुलो दिलले हुन्छ, अरू के छ अरू त थाहा छैन। छत्रीको छोरो त्यो पाउँछ त्यही भन्छ हैन। अब देवकोटाले पढेको छु भन्छ सब। कवि शिरोमणिलाई भन्यो भनेदेखि अब आयो कपटको लग्यो मिति पुगेदेखि बाहेक केही पनि थाहा छैन। त्यस्तै हो। त्यसकारणले जुन पंक्ति सरल हुन्छ, सुबोध हुन्छ, मान्छेको हृदयमा हुन्छ, तिनै पंक्तिबाट काव्यकार कवि चिनिन्छ। गालिब पनि हजारौं पाइसिंह अघि प्रकाश साहब भनिसक्नुभयो, जगजित सिंहले सुनाइदिनु भयो, नसिरुद्दिन शाहले सुनाइदिनु भयो, गुलजारले सुनाइदिनु भयो। यो चिनाउने बिचमा माध्यम चाहिन्छ, जस्तो कि भानुभक्तले मोतीरामले सुनाइदिनु भयो। तो क्या स्थिति हो। तो दूसरी बात यह है कि आजकल भी गालिब की मात्रा उसके सरस बोध शेरों की वजह से कायम है, न कि मुश्किल शेरों की वजह से। अब भी गालिब के बाद असार हमें उतने ही मोहमल अर्थहीन मालूम होते अहिले पनि। यो पढ्दाखेरि कति शेरहरू त्यो अर्थ बुझ्न गाह्रो हुन्छ, यति गहिरा शेरहरू जब बुझेछ त्यसपछि समझ। जितने की डॉक्टर टैगोर की तस्वीर कैसे मुश्किल है। पढ़ने वाले बदलते रहते हैं लेकिन जिंदगी के बुनियादी अनुभव और भावनाएं नहीं बदलती। अगर कवि ने उनका सफल संप्रेषण किया है तो उनकी रचनाओं का मूल्य काल और स्थान की सीमा से बद्ध नहीं हो, काल से। अगर ये सारे तर्क रद्द कर दिए जाए तो भी हम यही कहेंगे कि अगर गालिब को इस युद्ध को दाद नहीं मिली तो कारण कि लोग उनके
असहाय नहीं समझ सकते और हमें उसे दाद देते हैं हम इस वजह से कि हम उनके असहाय समझ सकते हैं। ठीक है, मानदंड तो फिर भी एक ही रहा, यद्यपि उसकी सीमा और परिधि में परिवर्तन आ गया। इसलिए कि एक अच्छे शेर या अच्छी कविता की सफलता यह है कि बस विषय वस्तु पढ़ने वालों तक सहज ही तत्काल ही पहुंच जाए, ताकि उसे समझ सके, उसे प्रभावित हो सके और प्रभाव की इस प्रक्रिया की प्रशंसा के रूप में कवि तक पहुंचाए। तो यो संदर्भ मैले यहीँदेखि विश्राम गरेँ। गालिबको कविताको बारेमा गरिएको अत्यन्त गम्भीर चिन्तन मैले प्रस्तुत गर्नु सुन्यौँ, आनन्द लाग्यो। प्रकाश साहबको बहुत बहुत शुक्रिया। अब यसपछि म आजका अत्यन्त सामान्य व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र मेरफिले काव्य उपासनाका प्रारम्भिक चरणमा बारम्बार हामीहरू उहाँलाई सुन्न पाउँथ्यौँ र सधैँ सुन्नका लागि लालायित रहन्थ्यौँ। आज संयोगले त्यस्ता विशिष्ट व्यक्तित्व, कवि, गजलका अत्यन्त मर्मज्ञ, उर्दू गजलका अत्यन्त गहिरा चिन्तक तपाईँ आउनुभन्दा पहिले त्यही शेर सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो। वफा साहब जो रगों में दौड़ के रहने कि हम नहीं काबिल सुना रहे थे। तो वहाँ कैलाश सिंह ठकुरी जी हुनुहुन्छ, उहाँलाई म स्वागत गर्दछु। स्वागत हजुर अगाडि आएर आफ्नो आदरणीय कैलाश सिंह ठकुरी सभापति महोदय र यो कार्यक्रमको आयोजक सम्मानित हाम्रो सनत कुमार बस्ती र विशिष्ट हजुरहरू साहित्यप्रेमी, कलाकार, गीतकार, गायक, सम्पूर्ण साथीभाइ दिदीभाइ दाजुभाइ दिदीबहिनी, म कैलाश सिंह ठकुरी हो। हार्दिक नमस्कार। म चाहिँ अब गालिबको बारेमा यति धेरै ज्ञान त मैले अहिले भर्खर हाम्रो नेपाल उर्दू एकाडेमीका अध्यक्ष इतिहासबाट नै धेरै कुरा जान्ने मौका पाएँ। त्यसपछि प्रकाश साहबले सरले धेरै कुरा भन्नुभयो। यी सबै कुराहरू पनि मेरो हृदयमा सङ्कलित नै भयो। मैले धेरै नजानेको कुराहरू थियो। म त यति मात्रै भन्छु कि सूर्यलाई दियो अथवा जुनकिरीको पित देखाएर त्यसलाई झुकाउनु खोज्नु अथवा त्यसको बयानमा अरू अल्फाजहरू पेश गर्नु, त्यो सूर्यको भ्रष्टता हुन जान्छ। मेरो विचारमा गालिब एउटा समुद्र हुनु नि उनको स्मरण गरेर आज उनको जन्मदिन जयन्तीमा हामीलाई यसरी कार्यक्रममा मलाई समेत, म त केही पनि होइन थिएँ खास। यो त बस्ती सहरको एउटा महानता हो, बडप्पल हो। मेरो तारिफ गर्नुहुन्छ उहाँ, म त्यति तारिफको काबिल त म न कवि हुँ न म साहित्यकार। म त कवितामा, साहित्यमा, गजलमा र भाषामा चाहिँ अति दिलचस्पी राख्ने एउटा व्यक्ति मात्रै हुँ, अरू केही होइन। त्यसो भएको हुनाले गालिबको जन्मजयन्तीकोमा उहाँको दिगम्बत आत्मा युगौँ युग त्यसै पनि अमर छ, त्यस अझ पनि अमर रहोस्। यो पृथ्वी, चन्द्र, नवमण्डल जबसम्म कायम छ तबसम्म गालिब कहिले पनि विश्रान्ति लिनुभएको छैन। उहाँ हाम्रो हृदयमा, प्रत्येक वर्ल्डको, विश्वको व्यक्तिको हृदयमा अहिले पनि उहाँ आसीन हुनुहुन्छ। मेरो विचारमा म त्यही एउटा उर्दूको कविता मैले एकचोटि उसमा पढेको थिएँ लखनऊमा, मुसायरा भएको थियो लखनऊमा। त्यहाँ युसुफ दिलीप कुमार सिनेमाका सम्राट, अभिनय सम्राट मानिन्छ पनि, दिलीप कुमारको सदारतमा एउटा मुसायरा भएको। म त्यति बेला म नेपालगञ्ज थिएँ, भर्खर थिएँ, यस्तै 16-17 वर्षको थिएँ होला। म नेपालमा थिएँ, सरकारी अफिसमा मुलाजिम थिएँ म, र पनि मलाई त्यहाँबाट निम्ता कार्ड आयो र म गएँ। यो त खुसीको कुरा हो। मैले रेलमा जानु पऱ्यो, दिएको छ रेलमै जान्थेँ त्यति बेला। त रेलमा जाँदै गर्दाखेरि बाह्रपन्थी पुग्दाखेरि मैले यसो सोच्यो, हो यो त ठुलो महफिल हो जहाँ दिलीपको सदारत भइराखेको छ, युसुफ खानको नामबाट यो ठुलो मुसायरा हो। यसमा त मैले केही नयाँ लेख्नु पर्छ
भन्ने सोचेर मैले 4लाई उर्दूमा लेखेको थिएँ, जुन म सरोज सरलाई र अरू सबैलाई स्वागत। महफिल में हमको अपनी बुलाने का शुक्रिया, महफिल में हमको अपनी बुलाने का शुक्रिया, इखलास और खुलूस निभाने का शुक्रिया। महफिल में हमको अपनी बुलाने का शुक्रिया, इखलास और खुलूस निभाने का शुक्रिया। शायद हम ऐसी बज़्म के लायक न थे, मगर शायद हम ऐसी बज़्म के लायक न थे, मगर ज़र्रे को आफ़ताब बनाने का शुक्रिया, ज़र्रे को आफ़ताब बनाने का शुक्रिया। यो कथा मैले सुरुमा पढी जब मलाई डाक्टर बशीर बद्र हुनुहुन्थ्यो रामसर, डाक्टर बशीर बद्र जो उहाँले मलाई अब उर्दू शायरी पहाड़ों की तरफ चलती जा रही है भन्दा साथ मैले बुझेँ कि पहाडीको म एउटा बोल्दैछु कला भनेर म पसिना हुँदो रहेछ के उसको साथ त्यस्तो बेला गर्दा है पहिलो फेरि अनि गएर मैले यो कथा पढेको दिलीपजीले 4 चोटि भन्नुभयो मलाई मुकर्रर इर्शाद। क्या बात मुकर्रर इर्शाद। अवाम मेरे बच्चों वफा साहब, अवाम कुछ नहीं अगर देखते तो आपका हत्ते नजर आप देख सकते हैं। इतनी अवाम के बीच में दसियों बार मैंने कथे को दोबारा मुकर्रर इर्शाद में पेश किया था, जो बहुत खुशी हो रही है मुझे। आप फिर से सुनाइए। पूरी गजल सुना देना। पूरी गजल सुना देना। गजल आप हज़रात के सामने पेश खिदमत है। ये शायर तो मैं हूँ नहीं, वफा साहब के सामने मुझे लज्जित मत कीजिए आप लोग। वो हमारे उस्ताद मोहतरम हैं वो, और वफा साहब हैं, ये वस्ती साहब है, इन लोगों के सामने तो मैं तिफ्ल मुक्तम, एकदम तिफ्ल मुक्तम सर बदज़्र इस्लाह पेश करता हूं। पूछो न हमसे क्या नहीं करती है जिंदगी, पूछो न हमसे क्या नहीं करती है जिंदगी। वाह, बहुत खूब। पूछो न हमसे क्या नहीं करती है जिंदगी, पहलू कभी जब अपना बदलती है। पूछो न क्या नहीं करती है जिंदगी, पूछो न हमसे क्या नहीं करती है जिंदगी, पहलू कभी जब अपना बदलती है जिंदगी। चाहा है जब भी दौरे खजाने मसल दिया, शेर अर्ज़ है। चाहा है जब भी दौरे खजाने मसल दिया, क्या बर्ग गुल की इस तरह सस्ती है जिंदगी। चाहा है जब भी दौरे खजाने मसल दिया, क्या बर्ग गुल की इस तरह सस्ती है जिंदगी। शेर है, पुरसान किसी का कोई नहीं होता उस घड़ी, पुरसान किसी का कोई नहीं होता उस घड़ी, जब दोस्तों किसी की बिगड़ती है जिंदगी। पुरसान किसी का कोई नहीं होता उस घड़ी, जब दोस्तों किसी की बिगड़ती है जिंदगी। इसने आप देखिए कैसा लगता है आप लोगों को। वो कौन सी खता है जो आती नहीं है याद, कौन सी खता है जो आती नहीं है याद, एहसास की तपिश में झुलसती है, एहसास की तपिश में झुलसती है जिंदगी। सारे जहां के दर्द से मिलता है तब सुकून, सारे जहां के दर्द से मिलता है तब सुकून, जाकर के जब लहद में ठहरती है। लहद में ठहरती है।
चार्टर के जब लहद में फैलती है जिंदगी शुरू से आया नहीं समझ में पतिंगों का माजरा, आया नहीं समझ में पतिंगों का माजरा, क्यों मौत के गले से लिपटती है जिंदगी, क्यों मौत के गले से लिपटती है जिंदगी, खुशियों की बात पर ही कोई मुनहसर नहीं, खुशियों की बात पर ही कोई मुनहसर नहीं, रंजो अलम की जद में भी हंसती है, रंजो अलम की जद में भी हंसती है जिंदगी। मक्के का शेर है आप सामने, आंसू 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 किस इनकलाब का पैगाम आ गया, आंसू किस इनकलाब का पैगाम आ गया, गुलशन में बर्ग गुल की लरसती है जिंदगी, आंसू किस इनकलाब का पैगाम आ गया, गुलशन में बर्ग गुल की लरसती है जिंदगी। पूछो ना हमसे क्या नहीं करती है जिंदगी, जब कभी अपना पहलू कभी जब अपना बदलती है जिंदगी। थैंक यू। कतिहरू घटनाहरू आज हामीलाई एकदमै ठुलो ऐतिहासिक क्षणमा